पिछले वीडियो में आपने राष्ट्रपति के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है वो हमने आपको पढ़ाए थे। आज हम बताते हैं संघ की कार्यपालिका के संबंध में दूसरे महत्वपूर्ण पद उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो सबसे पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 63, जिसमें लिखा है कि भारत में जो भारत संघ है उसका एक उपराष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये वाइस प्रेसिडेंट के संबंध में प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 63 में है। तो जिस तरीके से अनुच्छेद 52 में ये लिखा है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक हुई तरीके से अनुच्छेद 63 में है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 आता है इसके बाद, और अनुच्छेद 64 में दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 64 में दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, और वो जो बातें हैं वो पहली महत्वपूर्ण बात ये है कि जो उपराष्ट्रपति है वो भारत का जो उच्च सदन है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 64 में ये कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है भारत का वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे अभी अनुच्छेद 65 जब पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 65 में क्या लिखा है कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है और कब कब करना पड़ता है, वो भी अनुच्छेद 65 में बताएंगे। लेकिन अनुच्छेद 64 में जो लिखा है पहले वो समझ लीजिए। वो ये लिखा है कि जब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन, जब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का या दायित्वों का निर्वहन कर रहा होगा तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेगा, तब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, जब आप अनुच्छेद 64 पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। फिर आप अगली बात ये पढ़ेंगे अनुच्छेद 64 में ही कि पहले अनुच्छेद 65 भी थोड़ा हम बता देते हैं, यही दोनों एक साथ पढ़ लेते ज़्यादा समझ में आएगा। अनुच्छेद 65 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति के पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए, अनुच्छेद 65 क्या कहता है? अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए। अब आकस्मिक रूप से रिक्त कब हो सकता है? राष्ट्रपति अपना पद त्याग दे यानी इस्तीफा दे दे। दूसरा, राष्ट्रपति को जो है वो महाभियोग से हटा दिया जाए। ठीक है। या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तो यह आकस्मिक स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 ये कहता है कि अगर अनुच्छेद 65 के अधीन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं होंगे। और आगे कहता है कि अनुच्छेद 97 में ही राज्यसभा के सभापति को क्या वेतन भत्ता होगा, कौन कौन से उनको सुविधाएं मिलेंगी राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो अनुच्छेद 64 ये भी कहता है कि अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को मिलने वाली सभी भत्ते और जो सुविधाएं होती हैं, वेतन होता है, वो नहीं मिलेगा। ठीक। तो एक तरीके से फिर हम संक्षेप में बताएं कि अनुच्छेद 64 में तीन मुख्य रूप से बातें लिखी हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति। दूसरा, जब वह राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, किसी भी रूप में, जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। और तीसरी बात ये लिखी है कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलने वाली जो उसकी सुविधाएं हैं, वेतन भत्ते हैं, वो जो उसकी उपलब्धियां हैं वो उसको नहीं मिलेंगी। ये तीन बातें अनुच्छेद 64 में लिखी हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 65 में। जैसा कि हमने पहले बताया कि अनुच्छेद 65 इस बात का प्रावधान करता है कि अगर राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए, आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए, और आकस्मिक स्थिति कौन हो सकती है? मृत्यु हो जाए, पद त्याग दे, या अनुच्छेद 61 के तहत उसको महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए। अगर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति जो भारत का होता है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा।
और जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ऐसी स्थितियाँ कई बार हुई हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 65 कहता है कि एक तो ऐसी इन 3 स्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, रिक्त हो सकता है, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। और एक तब ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि राष्ट्रपति किसी कारण से अनुपस्थित हो जाए, मान लो राष्ट्रपति थोड़ा बीमार हो जाए या राष्ट्रपति कहीं लंबी यात्रा पर चले जाएं या किसी अन्य कारण से छुट्टी ले लें, तो राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। और ध्यान ये रखना है आपको कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो चूंकि उनको अभी हमने बताया कि राज्यसभा के सभापति के रूप में जो उनको सुविधाएं, वेतन, भत्ते, उपलब्धियां मिलती नहीं मिलती हैं, तो फिर मिलता क्या है, तो साफ साफ लिखा है कि उनको वो वेतन भत्ते मिलेंगे जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, संसद विधि द्वारा अवधारित करे। यानी क्या मिलेगा उनको, सभापति का तो कुछ मिलेगा नहीं, तो मिलेगा क्या, जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो वो वेतन भत्ते, वो सुविधाएं, वो उपलब्धियां मिलेंगी उनको जो संसद जो है वो अवधारित करे, उनको विधि के द्वारा जो संसद निर्णय करेगी कि राष्ट्रपति के रूप में जब राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति काम करेंगे तो उनको क्या क्या मिलेगा, क्या वेतन भत्ता उनका होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 66 पर। अनुच्छेद 66 भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो है वो निर्वाचन कैसे होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सब ये। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 66 में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, यानी निर्वाचक मंडल क्या होगा। पहले तो ये समझो कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, आप जान लीजिए कि याद रखिए, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसमें दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यानी जो निर्वाचक मंडल होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी इनके उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये होते हैं। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। अंतर इतना है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य होते हैं इनके निर्वाचक मंडल में। ये अंतर है। तो ये जो है ये इनका निर्वाचक मंडल हो गया उपराष्ट्रपति का। फिर एक बार बता दें, यानी राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य मिल करके उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं और यही सारे सदस्य मिल करके उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अच्छा, जैसे राष्ट्रपति के बारे में था वैसे उपराष्ट्रपति के बारे में है कि उपराष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन का या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और अगर संसद का कोई सदस्य या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो निर्वाचन की तिथि से ही उसका संसद में जो उसका स्थान होगा या राज्य विधानमंडल में जो उसका स्थान होगा वो उसी दिन से रिक्त मान लिया जाएगा। अब आती हैं, इसी अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो वही जैसे भारत के राष्ट्रपति के संबंध में था कि वो भारत का नागरिक हो, कामन है। दूसरा ये था कि उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तो ये भी राष्ट्रपति के लिए भी योग्यता थी अनिवार्य, उपराष्ट्रपति के लिए भी ये योग्यता है अनिवार्य। देखो, राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं थी, एक ये थी, ये उपराष्ट्रपति के लिए भी है, एक ये थी, ये उपराष्ट्रपति के लिए भी है। तीसरी महत्वपूर्ण अंतर है वो ये कि उपराष्ट्रपति के लिए ये कहा गया है कि उसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए क्या था, उसको लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अंतर, ये दो योग्यताएं कॉमन हैं, दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो भारत के नागरिक हों, दोनों के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। लेकिन राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी था कि उसके अंदर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति के लिए ये ज़रूरी है कि उसके अंदर राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और एक और बात इसी में जो लिखी है और जो राष्ट्रपति के लिए भी थी कि उसको किसी भी लाभ के पद पर, चाहे वो संघ सरकार हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, तब संघ की सरकार हो या राज्य सरकार हो, या इनके नियंत्रण में किसी स्थानीय सरकार के अंदर या अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत
इन्हें किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये लिखा हुआ है इसी अनुच्छेद में। और आप ये जानते हैं, मैं बार बार बताता हूँ कि ये भी लिख दिया गया है हर जगह कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, गवर्नर के पद पर है, संघ या राज्य के किसी मंत्री के पद पर है, सांसद विधायक है, तो उसको इस आधार पर योग्य नहीं ठहराया जाएगा कि वो किसी लाभ के पद पर है, यानी इनको लाभ का पद नहीं माना गया है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 67 में। 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि या टेन्योर क्या होगा, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा। तो याद रखिए कि जिस तरीके से राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि वो अपने पद ग्रहण की तिथि या मतलब शपथ ग्रहण की तिथि वही पद ग्रहण करने की तिथि होती है, तो उपराष्ट्रपति के लिए भी यही कहा गया है कि उसका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा। यानी उपराष्ट्रपति भी अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक जो है वो अपने पद पर रहेंगे। और ये जानते हैं कि 5 वर्ष के बाद भी वो तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। राष्ट्रपति के बारे में भी था और उपराष्ट्रपति के बारे में भी था, है मतलब। अच्छा, इसी अनुच्छेद 67 में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। तो याद रखिएगा, बहुत सरलतम शब्दों में लिखा हुआ है और बिल्कुल इसको कंफ्यूज मत होइएगा, अक्सर गड़बड़ी यहाँ पर हो जाती है। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे? साफ साफ लिखा संविधान में कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के द्वारा पारित ऐसे संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है जिससे लोकसभा भी सहमत हो। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया उतनी कठिन नहीं है, उतनी बड़ी नहीं है जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा अगर साधारण बहुमत से उस संकल्प को पारित कर देगी तो फिर वो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा भी अगर साधारण बहुमत से सहमति प्रकट कर देती है तो उपराष्ट्रपति को उसी दिन से पदच्युत मान लिया जाएगा। लेकिन शर्त वही है कि राष्ट्रपति को इसकी जो सूचना है वो 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए कि हम आपको हटाने का संकल्प राज्यसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में अंतर है, थोड़ा आप जान गए कि क्या अंतर है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति के पद का रिक्तियाँ होगी, रिक्त होगा, तो जो रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन कब होगा, और अगर आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त हो जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 68 में। तो आप जानते हैं रिक्ति एक तो ये हो सकती है कि पदावधि की समाप्ति से होने वाली रिक्त हो। तो जैसा कि राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति के जो पद की अवधि है, यानी पदावधि की समाप्ति से जो होने वाली रिक्ति है, उसको भरने के लिए जो निर्वाचन है वो जो पदावधि है उसकी समाप्ति से पूर्व हो जाना चाहिए। जैसे हमने बताया कि 5 साल का कार्यकाल मान लो 31 जनवरी 2020 को ख़त्म हो रहा है, तो 30 जनवरी 2020 तक जो है इनका चुनाव हो जाना चाहिए। यही उपराष्ट्रपति के बारे में है और यही राष्ट्रपति के बारे में है। यानी इनका चुनाव जो है एक तरीके से राष्ट्रपति के जो पदावधि से होने वाली जो रिक्ति है, वो जो रिक्ति को भरने का जो चुनाव होगा, यानी उनका जो पूरा कार्यकाल जो पूरा होता है उससे होने वाली जो रिक्ति है, उसके पहले दोनों के लिए आवश्यक है कि चुनाव हो जाना चाहिए। अब अगर आता है कि वो जो है आकस्मिक रूप से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो उपराष्ट्रपति का पद भी आकस्मिक रूप से रिक्त हो सकता है। जैसे उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दें, या वो एक तरीके से हटा दिए जाए पद से, तो आकस्मिक रूप से ऐसी रिक्तियां हो सकती हैं। तो ऐसी रिक्ति के संबंध में उपराष्ट्रपति के लिखा है कि चुनाव यथासंभव करा लिया जाएगा। चुनाव यथाशीघ्र करा लिया जाएगा, चुनाव यथाशीघ्र करा लिया जाएगा। हम अंतर इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। राष्ट्रपति के लिए क्या लिखा है? राष्ट्रपति के लिए ये कहा गया है कि यथाशीघ्र कराया जाएगा,
लेकिन अधिकतम 6 महीने में। यानी अगर राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होता है तो ये संवैधानिक बाध्यता है कि 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति को चुनाव हो जाए, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए संवैधानिक बाध्यता नहीं है। बस ये लिखा है कि यथाशीघ्र करा लिया जाएगा, यानी 6 महीने का जो रिस्ट्रिक्शंस राष्ट्रपति के लिए है वो उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है। चुनाव यथाशीघ्र कराया जाएगा और जो नया उपराष्ट्रपति होगा वो पूरे 5 वर्ष तक कार्य करेगा। अब आता है अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति की जो शपथ है, ये जो प्रतिज्ञान है। आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान जो हैं वो अनुसूची तीसरी अनुसूची में हैं, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गवर्नर के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान जो है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो राष्ट्रपति के बारे में बताया था कि उनका शपथ और प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में, ये किस में है, और ये इनका जो है अनुच्छेद 69 में है शपथ या प्रतिज्ञान। तो सबके याद रखो या ना रखो, लेकिन कम से कम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या शपथ लेते हैं ये हमें याद होनी चाहिए। और जो उपराष्ट्रपति हैं वो विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं। बताते हैं कि मैं अमुक फला फला जो इस पद को ग्रहण कर रहा हूँ, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। और आगे ये भी कहते हैं कि जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। यानी एक तरीके से आप देखेंगे कि संक्षेप में अगर कहा जाए तो उपराष्ट्रपति जो हैं वो विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं तथा ये भी प्रतिज्ञान करते हैं कि जिस पद को वो ग्रहण करने वाले हैं उस पद के कर्तव्यों का वह श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। ये हो गया अनुच्छेद 69। और ये जो है आपका एक है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में ये लिखा हुआ है कि जैसा कि बता दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद किन किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। और अगर राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो 70 है थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे संविधान में बता दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का नहीं, राष्ट्रपति का जो पद है वो किन किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। जब रिक्त होगा तो क्या होगा। अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि अगर कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसका वर्णन संविधान में नहीं है और राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो जाए तो फिर राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में संसद को अधिकार होगा कि वो कोई कानून बनाए। यानी पहले तो बता दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद किन किन परिस्थितियों में रिक्त होगा, संविधान में ही वर्णित कर दिया गया है और बता दिया गया है कि कौन काम करेगा, बताया गया कि उपराष्ट्रपति काम करेंगे। लेकिन अगर जो संविधान में वर्णित परिस्थितियां हैं उनके अलावा कोई आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तब फिर संसद को अधिकार दिया गया है कि वो इस संबंध में कानून बना करके व्यवस्था करे। अब आते हैं अनुच्छेद 71 पर, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 71 भी। और अनुच्छेद 71 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न होता है, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो विवाद उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णीत किया जाएगा और उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी कही गई है, उसमें 71 में ही ये कही गई है कि अगर निर्वाचक मंडल का कोई पद रिक्त है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, लेकिन मान लीजिए कोई लोकसभा की सीट रिक्त है, कोई राज्यसभा की सीट रिक्त है। आप जानते हैं कि कोई मर जाता है किसी न किसी कारण से, हमेशा कोई ना कोई सीट रिक्त बनी रहती है। कभी विधानसभा का आप देखते हैं बार बार उपचुनाव होते रहते हैं। किसी भी समय आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता कि सारे राज्यों की विधानसभा की सीटें भरी हों, सारे लोकसभा सदस्य भरे हों, सारे राज्यसभा के सदस्य भरे हों, कुछ ना कुछ खाली बने रहते हैं। तो एक ये कहा गया कि अगर जो है वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और निर्वाचक मंडल की कोई सीट रिक्त है तो इस आधार पर कोई चुनाव रोका नहीं जाएगा, इस आधार पर कोई भी चुनाव को इनवैलिड नहीं ठहराया जाएगा। और अब आते हैं अनुच्छेद 72 पर।
अनुच्छेद 72 जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो वास्तव में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं। किसकी? हम आपको चूँकि अनुच्छेद बार पढ़ा रहे हैं, इसलिए जो जिस अनुच्छेदों में जो लिखा है उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। संघ की कार्यपालिका में आपने देखा, पहले राष्ट्रपति पढ़ा, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ा। अभी तक हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, अब देखेंगे कि 70 से फिर एक तरीके से राष्ट्रपति के बारे में शुरू हो गया है। और इसमें बताया गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनकी न्यायिक शक्तियाँ क्या होंगी। और अनुच्छेद जो 72 है वो कहता है क्षमा आदि के, मतलब क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये लिखा है, अनुच्छेद 72 की हेडिंग है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये एक तरीके से राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई अपराधी है जिसने अपराध किया है और वो न्यायालय द्वारा दोषी ठहरा दिया गया है, तो आप जानते हैं कि कनिष्ठ न्यायालय से फिर वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर दोषी ठहराया जाता है और उसको फिर भी लगता है तो राष्ट्रपति के यहाँ भी अपील कर सकता है क्षमा आदि करने की। तो ध्यान ये रखिएगा कि सबसे पहली बात, एक बात ये कि अपील वही कर सकता है जिसको दोषी ठहराया जा चुका है। नंबर 1, जिसको दोषी ठहराया जा सका, यानी उस पर ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका है और सज़ा सुनाई जा चुकी है, वो उच्चतम न्यायालय के बाद राष्ट्रपति के यहाँ जो है वो अपील कर सकता है। और राष्ट्रपति के यहाँ जब वो अपील करता है, जो दोष सिद्ध व्यक्ति है, तो वो जो है वो क्षमा, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि क्षमा, प्राविलंबन, परिहार या लघुकरण या परिहार करने, मतलब जो दोष सिद्ध व्यक्ति है, किसको, जो दोष सिद्ध व्यक्ति है उस दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा, प्राविलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति, लघुकरण करने की शक्ति, और मतलब लघुकरण करने की शक्ति अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति होगी। किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर एक बार बता दें कि ये कहा गया है, क्या कहा गया है अनुच्छेद 72 में विस्तार से, पहले तो हेडिंग थी, वो विस्तार से कहा गया है कि क्षमा ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको अदालत ने दोषी ठहरा दिया और वो अपील राष्ट्रपति तक पहुंची है, तो राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वो दोष सिद्ध ठहराए व्यक्ति को क्षमा कर दे, प्राविलंबन कर दे, परिहार कर दे, लघुकरण कर दे, या दंडादेश जो मिला है उसका निलंबन कर दे, परिहार कर दे, लघुकरण कर दे। ये शक्ति होगी। ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। हम हल्का सा आपको बताएंगे कि इन सब का मतलब क्या है। प्राविलंबन का मतलब है, जिसकी अंग्रेजी होती है RES, रिप्राइव्स अंग्रेजी होती है उसकी, रिप्राइव्स। प्राविलंबन का मतलब है मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन। प्राविलंबन का मतलब क्या है?
मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन। कई बार ऐसा होता है कि आपको मृत्युदंड दे दिया जाता है, किसी को भी दे दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के यहाँ आप अपील करते हैं कि हमारा मृत्युदंड क्षमा कर दिया जाए। तो जब तक राष्ट्रपति उस पर निर्णय नहीं ले लेते हैं तब तक आपकी सज़ा प्राविलंबित रहती है, जो है वो रिप्राइव्स रहती है। इसको बोला जाता है प्राविलंबन। यानी जब तक राष्ट्रपति निर्णय ना दे दें तब तक आपको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से ये मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन है, इसको कहते हैं प्राविलंबन। अच्छा, दूसरा जो होता है, एक होता है विराम, जिस शब्द का प्रयोग किया गया है विराम। विराम की अंग्रेजी होती है रेस्पाइट्स। क्या होती है? विराम का मतलब है मूलतः दिए गए दंड से छोटा दंड देना। विराम का मतलब होता है मूलतः दिए गए दंड से छोटा दंड देना। जो मूल रूप से कोई दंड दिया गया है उससे छोटा दंड दे देना, ये विराम होता है। और जो परिहार होता है, परिहार जिसे अंग्रेजी में रेमिशन बोला जाता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो दंड दिया जाता है उसकी अवधि घटा दी जाती है। यानी परिहार क्या होता है, रेमिशन क्या है कि जो दंड दिया गया है उसकी अवधि घटा दी जाती है, लेकिन दंड की प्रकृति नहीं बदलती है। जैसे 7 वर्ष के कठोर कारावास को घटा करके 5 वर्ष का कठोर कारावास कर देना, ये है परिहार। ये सब कभी पूछा जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे। और जो लघुकरण है, जिसके हम कम्यूट करना बोलते हैं, इसमें होता है कि जो पहले दंड दिया जाता है, जो बड़ा दंड होता है, उसको बदल देना, मतलब छोटा दंड दे देना। जैसे मृत्युदंड दिया गया हो, क्या दिया गया हो? मृत्युदंड दिया गया हो, और मृत्युदंड को परिवर्तित करके राष्ट्रपति आजीवन कारावास कर दें, तो इसको बोलते हैं लघुकरण करना। राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? लघुकरण कर दिया। अब यहाँ अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ ये देखना है कि राष्ट्रपति कब कब ऐसा कर सकते हैं। तो ध्यान रख। अच्छा, क्षमा बताना भूल गए। क्षमा का अर्थ होता है, अगर राष्ट्रपति क्षमा कर देते हैं तो क्षमा का मतलब हो जाता है कि आपको हर प्रकार से मुक्त कर दिया गया है और आप बिल्कुल निरपराध हो गए हैं। अपराध करने से जो पहले की स्थिति में थे उस स्थिति में आप आ गए। यानी दंड आपको जो दंड दिया गया है उसको पूर्ण रूप से माफ़ कर देना। बिल्कुल आप ऐसे हो गए जैसे आपने कोई अपराध किया ही ना हो। इसको कहते हैं क्षमा। यहीं एक क्षमा बता दें कि एक होती है सर्व क्षमा, एमनेस्टी जिसको बोलते हैं। एमनेस्टी राष्ट्रपति नहीं दे सकते। एमनेस्टी यानी सर्व क्षमा, जब बहुत लोगों को एक साथ क्षमा की जाती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि अभी कोई युद्ध हो जाए और 1 लाख लोग आत्मसमर्पण कर दें और फिर उनको क्षमा करना हो, तो राष्ट्रपति ऐसा तभी करेंगे जब इस संबंध में संसद उनको कोई विधि बना करके ऐसा करने के लिए कहेगी। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को अधिकार किन मामलों में दिया गया है। एक तो ये कि मृत्युदंड के सभी मामलों में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। यानी ध्यान रहे कि अभी आप पढ़ेंगे तो राज्यपाल को भी इस प्रकार की न्यायिक शक्तियाँ हैं, दंड को कम करने की और इधर उधर करने की शक्तियाँ हैं। लेकिन राज्यपाल को भी देखेंगे कि न्यायिक शक्तियाँ दी गई हैं राज्य के मैटर पर, लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। नहीं, मृत्युदंड चाहे जिस अदालत ने दिया गया हो भारत के किसी भी कोने में, मृत्युदंड को अगर माफ़ करने की कोई अपील करना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के यहाँ करेगा। दूसरा जो है, जो दंड है वो सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो। किसके द्वारा दिया गया हो? सैनिक न्यायालय के द्वारा दिया गया हो। सैनिक न्यायालय के द्वारा कोई दंड दिया गया है तो उसकी भी अपील राष्ट्रपति के यहाँ होगी। और तीसरा ये है कि ऐसे विषयों से संबंधित अपराध किया गया हो जहाँ पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अभी आप देखेंगे जब कि आप अभी आगे आप पढ़ेंगे कि जो विषय हैं उनको बांटा गया है संघ सूची में, राष्ट्र सूची में और समवर्ती सूची में। और आप देखेंगे कि कुछ विषय ऐसे हैं जो संघ के कार्यपालिका शक्ति के अधीन हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन हैं, और कुछ विषय ऐसे हैं जो दोनों की कार्यपालिका शक्ति के अधीन हैं। तो ऐसे विषयों से संबंधित अगर अपराध किया है किसी अपराधी ने जहाँ संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, जैसे सपोज कर लीजिए आप जो है रेल में कोई अपराध कर देते हैं, रेलवे संघ सूची में है और इससे संबंधित अगर कोई आप अपराध कर देते हैं और आपको सज़ा मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के बाद आप हाई कोर्ट राष्ट्रपति को आप अपील करना चाहते हैं तो कहाँ करेंगे? राष्ट्रपति के यहाँ करेंगे। राज्यपाल के यहाँ अपील नहीं कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अनुच्छेद 72 के अधीन अगर आप राष्ट्रपति के यहाँ अपील करना चाहते हैं तो तीन स्थितियों में आप अपील करेंगे। एक तो ये कि मृत्युदंड के सभी मामलों में अपील सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के यहाँ होगी और कहीं नहीं होगी। अगर दंड सैनिक न्यायालय के द्वारा दिया गया है तो अपील सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के यहाँ होगी और कहीं नहीं होगी। और उन विषयों से संबंधित अगर अपराध किया गया है जिन विषयों पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है तो वहाँ पर अपील जो है वो राष्ट्रपति के यहाँ होगी। और इस तरीके से ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 72 बहुत पूछा जाता है ये भी। और इस तरीके से हम यहाँ पर आकर के विराम देते हैं और आशा है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।